So dear students, meantime we have discussed the concept of consumer and related to demand. Now let's proceed towards the price elasticity of demand, जो कि हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता है बेटा, और मैं आपको इसके लिए बता चुका हूँ कि इसमें से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है. फाइन. साथ में जो इसकी डिग्रीज होती है दैट यू कैन सी हियर. इन डिग्रीज में से क्वेश्चन आता है. इसकी डिटेल जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आप तक पहुंच चुकी है, उसको जरूर देखिएगा और साथ में एनसीईआरटी बुक का रेफर करना है. दोनों को साइमल्टेनियसली आपको साथ लेके चलना है सो दैट आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो पाएगी. फाइन. तो चलते हैं बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ. क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड कि ये एक इस तरह की रिस्पॉन्सिवनेस डिग्री होती है, और वी कैन से कि पर्टिकुलरली किसी भी तरह की कमोडिटी की प्राइस में कितना परसेंटेज है, कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आया है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड पे कितना परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंजेस देखने को मिल रहा है. तो इसी तरह की कैलकुलेशन को, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और ये बात क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ जो टर्म हमने प्राइस यूज में लिया है, इट रेफर्स की पर्टिकुलर डिमांड जो चेंज हो रही है, उस चेंज का जो रीजन है वो क्या है? ओनली चेंजेस इन द प्राइस. ओके बेटा. फर्दर हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ डिग्रीज आती हैं. दोज यू कैन सी हियर. पॉइंट नंबर 1 इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. और बेटा क्या होता है इसके अंदर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर? When there is change in the price of commodity, when there is change in the price of commodity but the quantity remains constant, or we can say maybe there is minor fractional changes in the demand of the commodity, is termed as this perfectly inelastic demand. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या होगा इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर? किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस आते हैं, जैसे नेसेसरी गुड्स हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकता है. फाइन. इनकी प्राइस में वेरिएशन आएगा लेकिन डिमांड कांस्टेंट. टैबलेट, मेडिसिन्स, प्राइस में वेरिएशन होने से कंज्यूमर इसको ज्यादा कंज्यूम थोड़ी करने लगेगा या कंजप्शन रिड्यूस थोड़ी कर देगा. उसकी तो क्वांटिटी फिक्स है, जितनी उसको चाहिए ही और शी विल कंज्यूम द सेम क्वांटिटी. तो क्या होता है, प्राइस में वेरिएशन होने पे भी डिमांड कांस्टेंट बनी रहती है. इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर बेटा क्या होगा? Now the price will be constant. The price of the commodity will be constant and the changes in the demand will occur. होता है बहुत बार ऐसा. सपोज कि अगर ऐसा हमें हो कि expectations in the change in price in near future, जो कि डिमांड का ही कंपोनेंट एक डिटर्मिनेंट होता है, कि अगर हमें ये पता है कि नियर फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस होने वाले हैं, तो एट प्रेजेंट हम उसकी डिमांड में वेरिएशंस करते हैं. हमें पता है कि नियर फ्यूचर में किसी तरह के प्रोडक्ट की प्राइस में वेरिएशन होगा, प्राइस है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम एट प्रेजेंट उसके डिमांड में वेरिएशंस जरूर कर देते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, जो इसका ग्राफ होगा दैट विल बी पैरेलल टू OX एक्सिस. प्राइस हो जाएगी पैरेलल टू OX एक्सिस और क्वांटिटी में कुछ चेंजेस शफल्स होते हैं. पॉइंट नंबर C आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. और यूनिटरी में क्या होता है बेटा? ये एक ऐसी डिमांड है जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि जितना परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज और वेरिएशन कमोडिटी की प्राइस में आता है, सिमिलरली उतना ही परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज उसके डिमांड में भी आता है. इसलिए यूनिटरी इलास्टिक को हम क्या कहते हैं? 1. यूनिट और यूनिटरी का मतलब क्या होता है? 1. तो 1 कब आएगा डिवीजन पे? जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही कॉमन या सेम होते हैं. ठीक है. और हमारा जो इसका फॉर्मूला है वो भी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ना सपोज अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है 20%, प्राइस में भी चेंज आता है 20%, सो 20% बाय 20% कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू? 1. तो वो 1 ही क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, और ये क्या है? रिलेटिवली लेस इलास्टिक. रिलेटिवली लेस इलास्टिक के अंदर बेटा क्या होगा? प्राइस में वेरिएशन ज्यादा लेकिन डिमांड में वेरिएशन कम होगा. गेटिंग माय पॉइंट? इसके अंदर क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस में तो वेरिएशन ज्यादा आ गया, मे बी प्राइस में वेरिएशन आ जाता है 30%, लेकिन प्राइस में 30% वेरिएशन आने की वजह से डिमांड के अंदर ओनली 20% वेरिएशन आ रहा है, ओनली 20%. तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? रिलेटिवली लेस इलास्टिक. ठीक है बेटा. नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो पार्ट है इसके अंदर क्या होगा? रिलेटिवली मोर इलास्टिक के अंदर कि अब प्रोडक्ट की प्राइस में वेरिएशन कम लेकिन डिमांड में वेरिएशन ज्यादा आएगा. जैसे कि प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं,
गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस गुड्स होते हैं, इनके लिए हम इसको यूज में लेते हैं। जैसे गोल्ड की प्राइस में मान लीजिए 1000 रुपीज का रिडक्शन होता है, गोल्ड की प्राइस में 1000 रुपीज का रिडक्शन होता है तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी। वो क्यों? क्योंकि रेयर चांसेस होते हैं ऐसे जब गोल्ड की प्राइस में 1000 रुपीज का रिडक्शन एक साथ होगा, तो 1000 रुपीज का रिडक्शन में से लोग मार्केट में गोल्ड को परचेज करने निकल जाएंगे, तो ये क्या होगा? रिलेटिवली मोर इलास्टिक। ठीक है बेटा, तो ये थी इसकी 5 डिफरेंट डिग्रीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दैट यू नो कि अब हमारे पास सिर्फ सिंगल मैथड रिमेनिंग। अर्लियर हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के मैथड्स होते थे, परसेंटेज मैथड था, प्रोपोर्शनेट मैथड था, ज्योमेट्रिक मैथड था, टोटल आउटले मैथड, ये अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन अब हमें सिर्फ एक ही मैथड को पढ़ना है और वो है परसेंटेज मैथड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? PED इज इक्वल्स टू, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैलकुलेट होगा? डेल क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, और चेंज इन प्राइस कैसे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? डेल पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है बेटा, वैल्यूज आएगी उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो परसेंटेज मैथड से हमारा ये वाला क्वेश्चन का जो मीन्स आंसर इजीली सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को चेंज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जैसे डिमांड को रेफर करते हैं और डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सिमिलर उसी तरीके से कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा? बताया हुआ है इस बारे में भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में। जैसे कि हो सकता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैन बी दियो कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम परचेज कर रहे तो उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए। तभी मैंने आपको कंपोनेंट भी कहा था कि देयर शुड बी पर्टिकुलर टाइम। अगर टाइम में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, डिमांड और उसकी प्राइस में वेरिएशन वैसा ही होता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हैबिट। हैबिट में क्या होगा बेटा? अगर किसी कंज्यूमर को किसी तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की हैबिट है, एडिक्शन है, तो उसके लिए प्राइस चाहे जैसी भी हो, डिमांड में उसके लिए चेंजेस नहीं होंगे। कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की हैबिट है, उसको उस चीज का एडिक्शन है, तो प्राइस में चाहे जो भी वेरिएशंस होते हैं, चाहे जो भी चेंजेस होंगे, डिमांड उसकी तब भी कांस्टेंट बनी रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूशंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट नहीं मिला तो हमने दूसरा परचेज कर लिया, दूसरा नहीं मिला तीसरा परचेज कर लिया। ऑल्टरनेट्स होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अगर मार्केट में जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, डिमांड पे इसका उतना ही इफेक्ट आएगा। जैसे मैं आपको सिंपल बिस्किट्स के एग्जांपल देता हूं, पार्ले जी, टाइगर एंड सनफिस्ट। बेसिकली तीनों नॉर्मल प्राइस में सेम प्राइस पे अवेलेबल हो जाते हैं, इनका पैकेट साइज वगैरह वेट लगभग इसका सेम होता है। अब अगर कोई कंज्यूमर पार्ले जी परचेज करने चाहता है, अवेलेबल नहीं है, सो डेफिनेटली ही विल परचेज टाइगर। टाइगर अवेलेबल नहीं है, ही विल गो टू सनफिस्ट। तो उसने क्या किया? एक प्रोडक्ट नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा सब्स्टिट्यूशन। तो जितने ज्यादा मार्केट में इन चीजों के सब्स्टिट्यूशंस अवेलेबल होते हैं, डिमांड पे भी उसका उतना ही अफेक्ट आता है। फाइन बेटा, तो बेटा यहां पे हमने अपने पूरे चैप्टर को थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंप्लीट किया। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमारा हो चुका है। अब चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द सेम। So here the very first question is, explain why the budget line is downward sloping. Consumer behavior में मैंने बेटा आपको बताया था कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। रीजन क्या है उसका, वही यहां पे बताया गया है। दैट बजट लाइन बेटा होती क्या है? किसी भी ग्राफ के अंदर दो तरह की कमोडिटीज के बंडल्स को मैच करने के लिए, या फिर दो अलग अलग कमोडिटीज की क्वांटिटी को मैच करने के लिए जिस लाइन का हम यूज करते हैं, वही होती है बजट लाइन। अच्छा, ये डाउनवर्ड क्यों होती है बेटा? मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है। रिलेशन नेगेटिव कैसे? व्हेन अ कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1, सो ही विल हैव टू सैक्रिफाइस द यूनिट्स ऑफ गुड 2, एंड वाइस वर्सा, बिकॉज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज लिमिटेड। दैट यू कैन सी हियर, द कंज्यूमर हैज लिमिटेड इनकम। मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड हमने एज्यूम की, उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट है वो। तो कांस्टेंट या फिर लिमिटेड इनकम के साथ जब कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा, सो ही विल हैव टू सैक्रिफाइस वन कमोडिटीज यूनिट्स
टू गेट द अनदर वन एंड वाइस वर्सा। यही रीजन है कि रिलेशन नेगेटिव होने की वजह से बजर लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, if the consumer has monotonic preferences, then can he or she be indifferent towards bundles 10-8 and 8-6? बेटा अभी मैंने आपको बताया था मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस के बारे में कि क्या होती मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। कंज्यूमर जब लिमिटेड इनकम के साथ में किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिफरेंट बजट सेट्स बनाता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ही वांट्स टू कंज्यूम द मैक्सिमम कमोडिटी। अब देखिए यहां पे 10-8 एंड 8-6 2 बंडल्स आर देयर, 2 बजट सेट्स आर देयर, फाइन। तो कंज्यूमर इसमें से कौन से बजट सेट को प्रेफर करेगा? अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ही विल प्रेफर 10-8। वो क्यों? क्योंकि 8 और 6 के अंदर तो बेटा कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो गई है, यूनिट्स रिड्यूस हो गई है। तो वो क्या चाहता है, लिमिटेड इनकम के साथ में वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को परचेज करना चाहेगा। सो डेफिनेटली ही विल प्रेफर 10-8 रादर देन दिस 8-6। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। मैंने बताया था बेटा आपको कि मली बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम ओरिएंटेड इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैं इसको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इस लॉ को हम क्या कह सकते हैं बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है, जो कि किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू कंज्यूमर ओनली, कंज्यूमर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और यहां बेटा देखिए क्या माना जाता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होगा, और जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस में रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा, द डिमांड विल एनहांस, इट विल बी इंक्रीज्ड, बट अदर फैक्टर्स नीड्स टू बी कांस्टेंट, वो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। सो नाउ सी हियर, this we have at a higher price less of the commodity purchased and at a lower price more of it would be bought। वही चीज जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया। एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ये हमें याद रखना है कि प्राइस और डिमांड में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स, दैट मींस नेगेटिव रिलेशन होता है। यहां देखिए बेटा ये शेड्यूल है जो मैंने आपको बताया था, डिमांड शेड्यूल बनाया जाता है। प्राइस ऑफ एप्पल एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 100, 90, 80, 70, 60, 50 रिड्यूस होती जा रही है। So according to law or by law there should be increase in the quantity demanded, और देख रहे 200, 300, 400, the last is 700। that proves if the price reduces demand increases। और अब इसी शेड्यूल को नीचे से देखते हैं बेटा रिवर्सली। if the price increases 50, 60, 70, 80 onwards हो रहा है तो यहां पे डिमांड में रिडक्शन होना चाहिए 7, 6, 5, 4 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है बेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, रिलेशन नेगेटिव है दोनों में, इस वजह से जो ग्राफ है वो कैसा होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से राइट हैंड साइड नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से लर्न करना होगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, एंड आई होप सारी चीजें पहले से और अच्छी क्लियर हो गई होंगी। So go through the videos again and again with the NCERT book. See you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.